प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं या फिर पीरियड संबंधी कोई भी समस्या है, तो आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। बल्कि मेरा मानना है कि हर फीमेल को उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, यानी जितने दिन पीरियड्स चलते हैं, वो 3 से लेकर 7 दिन की होती है। यानी अगर किसी को भी 3 दिन से लेकर 7 दिन तक पीरियड्स चलते हैं तो ये सामान्य है। अब बात करेंगे कि जो साइकिल की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो एवरेज लेंथ है वो 28 दिन की मानी गई है, लेकिन 21 दिन से लेकर 35 दिन के अंदर जो भी साइकिल है वो सामान्य मानी जाएगी। अब फ्लो की बात करें तो किसी को कम फ्लो होता है थोड़ा, किसी को ज्यादा फ्लो होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि 30 से लेकर 40 ml का जो फ्लो है वो नॉर्मल है, और कुछ लोगों का कहना है कि 60 ml तक का फ्लो नॉर्मल है। अगर 60 ml या फिर 80 ml से ज्यादा फ्लो होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा माना जाएगा और उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेनली इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है फॉलिकुलर फेज, दूसरा जो फेज है ल्यूटियल फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज है वो कब से स्टार्ट होता है? तो जिस दिन हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दिन से लेकर ओवुलेशन जब होता है उस दिन तक के फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है ल्यूटियल फेज। तो ओवुलेशन के बाद से लेकर जब हमारे नेक्स्ट साइकिल में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तब तक का जो टाइम है उसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉलिकुलर फेज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके के हार्मोनल बदलाव आते हैं और उनका हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या असर पड़ता है। तो जैसे ही फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच रिलीज होने लगता है। ये हार्मोन ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगती है। अब जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगती है तो उनमें से ईस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है, और जब ये एस्ट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में रिलीज हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास संदेश भेजता है कि अब अच्छी खासी मात्रा में फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन हो चुका है, तो अब एफएसएच के रिलीज को बंद कर दिया जाए। अब ये जो एस्ट्रोजन आगे जब और बढ़ने लगता है तो उसके बाद ये ओवुलेशन से 24 से 36 घंटे पहले एलएच सर्ज करवाता है। एलएच सर्ज यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा एकदम से बढ़ती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है। इसी कारण जब हम एलएच किट में चेक करते हैं तो उससे हमें ओवुलेशन का अंदाजा लगता है। ओवुलेशन में फॉलिकल्स रप्चर होते हैं और उनसे एग रिलीज होता है। तो एग रिलीज होने के बाद जो बाकी पार्ट बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही साथ में मिलकर यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाते हैं, मोटा करते हैं और उसे मेंटेन रखते हैं। अब बॉडी में इस तरीके की प्रिपरेशन चलने लगती है कि प्रेगनेंसी लगेगी। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं लगती है तो धीरे धीरे ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इनका जो लेवल है डाउन होने लगता है। तो ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है उसकी जो एवरेज लाइफ टाइम होती है वो 14 डेज की होती है। तो अगर 14 डेज के अंदर प्रेगनेंसी नहीं लगती है तो फिर बॉडी को संकेत मिल जाता है कि अब प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाने लगता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होने लगता है, बॉडी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं, पेन स्टार्ट होता है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये जो दोनों फेज हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, अब हम इनकी बात करेंगे कि इनकी हम लेंथ को कैसे डिसाइड करें। तो अगर हम एवरेज पीरियड की साइकिल की बात करें, अगर एवरेज साइकिल को 28 दिनों का माना जाए तो फिर मानते हैं कि जो ओवुलेशन है वो 14th डे पर होता है। लेकिन अब किसी की साइकिल 28 दिनों से कम है और किसी की 28 दिनों से ज्यादा है, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ओवुलेशन किस दिन होता है, यानी एग किस दिन रिलीज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फॉलिकुलर फेज है और जो ल्यूटियल फेज है, इसके अंदर जो फॉलिकुलर फेज है इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं होती, कभी वो शॉर्ट होती है तो कभी वो लॉन्ग होती है। लेकिन जो ल्यूटियल फेज है ज्यादातर केसेस में इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड होती है, कंसिस्टेंट होती है।
अब बात करते हैं कि ल्यूटियल फेज की जो लेंथ है वो फिक्स्ड क्यों होती है और फॉलिकुलर फेज की लेंथ फिक्स्ड क्यों नहीं होती। तो जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है ना, इस पे बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है। अगर हमें स्ट्रेस है उसका भी असर पड़ता है, अगर हम किसी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं उस चीज का असर पड़ सकता है, हमारी लाइफस्टाइल का असर पड़ सकता है। लेकिन जो ल्यूटियल फेज है ना, ये कब स्टार्ट होता है? ओवुलेशन के बाद। तो इसका सारा का सारा रिलेशन किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका लाइफ टाइम ही 14 डेज का है, 14 डेज में उसे डीजनरेट हो जाना है, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डाउन जाना ही है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ल्यूटियल फेज है वो फिक्स्ड होता है। तो आप कैसे अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट करोगे? अब मान लो कि आपकी 30 डेज की साइकिल है, तो हम अब पीछे से यानी जो लास्ट के 14 डेज हैं उसको अगर हम ल्यूटियल फेज काउंट करें तो ओवुलेशन किस दिन पर हुआ? 16th डे पर। इसी तरीके से अगर आपकी 32 डेज की साइकिल है तो अगर हम पीछे से 14 डेज को ल्यूटियल फेज में काउंट करें तो आपका ओवुलेशन कब होगा? 18th डे पर। तो अब हम इसी तरीके से सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो सेफ पीरियड क्या होता है और अनसेफ पीरियड क्या होता है? तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जिन दिनों में प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे कम होते हैं उन्हें हम सेफ पीरियड कहते हैं, और जिन दिनों में प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उन्हें हम अनसेफ पीरियड कहते हैं। तो पूरी इस फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज और ओवुलेशन के मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि सेफ पीरियड कौन सा है और अनसेफ पीरियड कौन सा है। देखो, अब इसको कैलकुलेट करने का ना सभी का मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको जो मैं मेथड बताऊंगी हो सकता है आपको ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगे। तो अब हम एवरेज साइकिल की बात करते हैं कि 28 दिन की साइकिल है एक एवरेज, ठीक है, और 14th डे पर ओवुलेशन होता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि किन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे कम रहेंगे? तो अगर 14th डे पर एग रिलीज होता है तो फिर ये मानते हैं कि जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 5 डेज तक सरवाइव कर सकता है। तो इस 14th डे से 5 दिन पहले जाओ, यानी किस पे आ गए हम? 9th पे। अब मान लो कि जरूरी नहीं है कि 14th को ही एग रिलीज हो जाए, भाई बॉडी का सिस्टम है आगे पीछे चल सकता है। तो मान लो कि 14th की जगह 16th को रिलीज हो गया, तो एग रिलीज होने के बाद जो उसका लाइफ स्पैन है वो करीब करीब 12 से 24 घंटे का होता है। तो उसमें फिर एक दिन हम और जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पीछे चले तो पहले 2 दिन जोड़ा हमने 16th, एक दिन और प्लस कर लिया 17th। तो अब ये 9 से लेकर जो 17th के बीच का पीरियड है, यहाँ पे क्या है? सबसे हाई चांसेस है प्रेगनेंसी लगने के। तो ये वाला जो पीरियड है ये कौन सा है? अनसेफ पीरियड। अब इसको छोड़कर जितना भी टाइम बचा वो सारा क्या है? सेफ पीरियड। तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं अगर किसी की 30 डेज की साइकिल है तो जैसा कि मैंने बताया अगर 30 दिन की साइकिल है तो हम ल्यूटियल फेज को जो लास्ट 14 डेज है ना उसको ल्यूटियल फेज मानेंगे। तो अगर लास्ट 14 डेज से आए तो उसके ओवुलेशन का हम अंदाजा लगाएंगे कि 16th डे पर उसको ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो अब सेम वे में 16th डे में ओवुलेशन होगा तो 5 दिन तक जैसे कि स्पर्म लाइव रह सकता है, तो 16th से हम 5 दिन पीछे जाएंगे। तो कौन सा दिन आ गया? 11th डे, ठीक है। अब 16th में हम 3 दिन और जोड़ लेंगे, क्योंकि मान लो 16th की जगह 18th को ओवुलेशन हो गया है ना, तो क्या कर सकते हैं और एक दिन हम और जोड़ेंगे, क्योंकि ओवुलेशन के बाद भी एक दिन तक एग लाइव रह सकता है। तो 16th में 2 जोड़ेंगे 18th, एक जोड़ेंगे 19th। तो ये आपका 11th से 19th तक का जो पीरियड है ये क्या हो गया? अनसेफ पीरियड, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे हाई चांसेस है प्रेगनेंसी लगने के। बाकी जो टाइम है उसमें लो चांसेस है, इसीलिए वो सेफ पीरियड हो गया। इसी तरीके से जिसकी 32 डेज की साइकिल है, 34 डेज की, 35 डेज की, वो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि ओवुलेशन का टाइम आपको पीछे से लास्ट के 14 डेज से आपको ओवुलेशन का टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो सेफ पीरियड है ये पूरी तरीके से सेफ बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी कभी भी लग सकती है, तो इस मेथड की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, जिन्हें बच्चा चाहिए, तो वो इस हिसाब से प्लान करें ताकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहें। तो ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, इसका हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी डेली रूटीन में, हर चीज पर इसका असर पड़ता है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि कभी हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है और कभी इतनी डल हो जाती है कि लोग पूछते हैं बीमार हो क्या? तो ये सब कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण होता है। इसी के साथ कभी हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना तो वो सीरोटोनिन रिलीज करवाता है,
जो कि एक फील गुड हार्मोन है, तो उस टाइम पे हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन जाता है तो हमें सैडनेस फील होती है। इसीलिए जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल डाउन होते हैं तो हमें मूड स्विंग्स फील होते हैं। कुछ लेडीज में ये कम होते हैं तो कुछ लेडीज में ज्यादा होते हैं। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काम की साबित होगी। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।